नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और मैं कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए जो 12 में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया हूँ। और वो शुरुआत ये है कि मैं अपने चैनल पे उनके लिए पूरी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को पूरा संपूर्ण कोर्स अवेलेबल कराऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा। क्योंकि जब बच्चे एकेडमी लेवल में यानी कक्षा 12th में होते हैं तो उनके सर पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जो गणित की विषय होती है बहुत ही कठिन लगती है। और परंतु मेरा मानना यह भी है कि अगर भौतिक विज्ञान को, रसायन विज्ञान को और मैथ को तरीके से पढ़ा जाए तो कितना वो बहुत ही आसान बन सकता है, चाहे कितना भी कठिन हो। क्योंकि जब बच्चे 12th को क्लियर करते हैं तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है और मात्र 3 या 4 महीने 5 महीने बाद ही उनको तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सामना करना पड़ता है। और उन एग्जाम्स में हमारी भौतिक विज्ञान एक प्रमुख विषय होती है और उस समय बच्चों को बहुत ही कठिनाई महसूस होती है कि शायद उनको लगेगा कि मैं उस समय क्यों नहीं इस विषय को गहन अध्ययन किया। तो उस बात का दुख ना हो आगे चल के, इसके लिए मैं उन बच्चों को केवल 12th की ही लेवल की नहीं, इससे कई हायर लेवल की उन्हें कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। और मेरा मानना ये है कि अगर आपने मेरे पूरे चैनल पे पूरे वीडियो को देखा जो पूरे क्लास 12th के लेवल कराए जाएंगे तो उसके बाद आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एयरफोर्स में भी एनडीए वगैरह के लिए फिर से भौतिक विज्ञान पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरा ये वादा रहेगा। और मैंने इस चुनाव किया है इस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में सबसे पहला जो यूनिट चुनाव किया है वो चुनाव किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युत का। हालांकि इसका एक और पार्ट होता है जो प्रकाश वाला होता है, मैंने उसका चुनाव नहीं किया। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युत के बारे में। हालांकि इस चैप्टर का नाम स्थिर वैद्युत क्यों है इसके बारे में हम अध्ययन बाद में करेंगे। पहले अध्ययन ये करते हैं, है ना, कि इससे जो चीज़ें जुड़ी हुई है उनका क्या अर्थ होता है। और उसमें पहला टॉपिक आता है हमारा, वो होता है आवेश। आवेश क्या होता है, हम आवेश के बारे में आगे जानेंगे थोड़ा कि आवेश क्या है। इससे पहले हम आवेश का इतिहास जानते हैं। आज से लगभग 250 नहीं 2500 वर्ष पूर्व यानी कि ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व, उस समय तो हालांकि वैज्ञानिक नहीं थे लेकिन हमको वैज्ञानिक लिख चुके हैं, दार्शनिक कहा जाता था। एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने ये देखा कि अगर किसी पदार्थ जो अंबर लेते हैं, उन्होंने अंबर पदार्थ को लिया और क्या किया कि रेशम से रगड़ा। रेशम पदार्थ दिखे ही होंगे, अंबर पदार्थ था और उन्होंने उसको रेशम से रगड़ा तो ये देखा कि उसमें हल्की वस्तुओं को जैसे कि कागज़ के तिनके, बाल, कागज़ के टुकड़े, उनको आकर्षित करने का उसमें गुण आ जाता है। जब उन्होंने अंबर को रेशम से रगड़ा तो ये देखा कि वो उनके आसपास लाने पे किसी हल्की वस्तुओं को, जैसे तिनका हो गया, घास का तिनका, सूखा तिनका, घास का सूखा तिनका, या हमारे सिर के बाल हो गए, या कागज़ के छोटे टुकड़े, इसको उसके निकट लेके जाते हैं। किसके निकट, उस अंबर पे रेशम से रगड़े हुए पदार्थ के पास, तो वो अंबर का जो पदार्थ है ना, उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आप भी अपने घरों पे या बचपन में आप लोग देखे होंगे कि आप जो कलम होती है उस कलम को ऐसे पीछे से रगड़िएगा अपने बाल में और कागज़ को छोटे टुकड़े के निकट लेके उसको जाएंगे तो वो उनको अट्रैक्ट करता है। हम लोग बचपन में इसे जादू कहते थे। हालांकि आज समझ में आया, जब कक्षा 12वीं में हमने प्रवेश किया तब समझा कि उसका कारण असली क्या था। तो उन्होंने वैज्ञानिक थेल्स ने ये देखा कि जब अंबर पदार्थ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जैसे छोटे बाल, छोटे कागज, तिनके बाल। लेकिन वो उस बात का कंक्लूजन यानी कि उसका अर्थ नहीं बता पाए कि ये हो क्यों रहा है, कारण नहीं बता पाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों अंबर पदार्थ जो है इन पदार्थों को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये बात लगभग 2000 वर्षों तक एकदम साइलेंट रही। इस पे कोई वैज्ञानिक या कोई दार्शनिक या किसी व्यक्ति ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उससे लगभग 2000 वर्ष बाद, लगभग कितने, सन 1600 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनको बोलते हैं हम गिलबर्ट। उन्होंने क्या किया कि वो ये चेक किया कि जब अंबर की भांति, जैसे कांच ले ले, हम अभ्रक ले ले, लाख ले ले, कांच देखे ही होंगे, अभ्रक जिससे जो हमारे जो हीटर वगैरह बनते हैं उसमें अभ्रक की मात्रा होती है। लाख, महाभारत में जो लाक्षागृह बना था, और अमूनशील पदार्थ, और गंधक का मतलब होता है सल्फर। इनमें भी अगर हम किसी पदार्थ को ऐसा रगड़ के इनके निकट भी किसी हल्की वस्तुओं को ले जाते हैं, जैसे कि हमारा छोटा कागज हो गया, तिनका हो गया, बाल हो गया, तो उनको भी इसके पास अट्रैक्ट करने का पावर आ जाता है, गुण आ जाता है ना। उन्होंने ये देखा कि अंबर की भांति कांच को भी, अभ्रक को भी, लाख को भी, है ना, जब उसको रगड़ा जाता है, किसी सिल्क से, किसी रेशम से रगड़ा जाता है, तो उस इनमें भी
कांच में भी, अभ्रक में भी, लाख में भी, आबुनस में भी दूसरे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन ये भी इस बात का कंक्लूजन नहीं बता पाए, कारण नहीं बता पाए ये क्यों हो रहा है। बस यही सिर्फ एक ही बात बोले कि ये जो हो रहा है सिर्फ किसके कारण से हो रहा है, फ्रिक्शन की यानी कि घर्षण के कारण से हो रहा है। क्योंकि घर्षण से पहले जब वो किसी पदार्थ से नहीं रगड़ा गया था तो नहीं अट्रैक्ट किया, लेकिन जब उसको रेशम से रगड़ दिया गया, जब आबुनस को या कांच को रेशम से रगड़ दिया गया तब वो अट्रैक्ट किया। तो सिर्फ यही बताए वो कि जो ये जो पदार्थ है कांच, अभ्रक, लाख, आबुनस, इनको घर्षण से यानी कि उनके रगड़ने से इन पदार्थों को अपनी अट्रैक्ट करने का गुण आ गया, प्रॉपर्टी आ गया। लेकिन वो इसका भी गहन अध्ययन नहीं कर पाए और ना ही इसके बारे में कुछ डीप बता पाए, गहराई बता पाए, बस इतना बताकर वो चुप हो गया। फिर उससे कुछ वर्ष बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्हीं के वजह से आज हमारा पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है पूरा जितना विस्तार हुआ है इन्हीं के बातों से। ये सन 1750 में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किए, हालांकि छोटा एक्सपेरिमेंट लेकिन हम इसको बड़ा मान सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट ये था कि वो क्या किए कि एक कांच का छड़ लिए, कांच का छड़, और उस पर क्या किया उन्होंने, उसको रेशम से रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और उसको धागे की सहायता से लटका दिया। फिर क्या किया कि एक और कांच की छड़ लिया और उसको भी रेशम से रगड़ा और उसको डोरे से लटका दिया। और वो क्या किए कि उन दो कांच के छोरों को जिनको रगड़ के रखा गया था उनको आपस में निकट लेकर आए, वो पास लेकर गया। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो दोनों छड़ थे आपस में एक दूसरे को रिपल किए, प्रतिकर्षित किए। जो उनके पास ले आए उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का अनुभव हुआ, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए। हालांकि बात पहले उनके द्वारा बताई जा चुकी थी, लेकिन अगला एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखिए। वो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किए कि आबुनस की छड़ को लिए, आबुनस भी एक तरह का पदार्थ ही होता है, और आबुनस के छड़ को लिए और उस पर बिल्ली की चमड़ी यानी कि बिल्ली की खाल को उस पर क्या किया, रगड़ा और उसको लटका दिया, उसको लटका दिया धागे की सहायता से। फिर क्या किया उन्होंने कि एक और आबुनस की छड़ ली और उसको उस पर भी धागे की सहायता से उसको लटका दिया और उस पर बिल्ली की खाल को क्या करके रगड़ के, और वो ये देखे कि दोनों को आपस में दोनों को निकट ले जाया जाए तो उन दोनों के बीच में भी रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण का अनुभव हुआ। वे भी एक दूसरे को क्या किए, प्रतिकर्षित किए। मेरी बात समझ रहे हैं आप, हम क्या बोल रहे हैं। वो सर्वप्रथम कांच की छड़ को रेशम से रगड़े और उसको लटका दिए, एक और कांच की छड़ को रेशम से रगड़े और उसको लटका दिए, और उन दोनों को जब वो निकट लेके गए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए। फिर उन्होंने क्या किया, आबुनस की छड़ ली, बिल्ली की खाल से रगड़ा उसको और दो आबुनस की छड़ को लटका दिया, और दोनों को जब निकट लेके गए तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए। लेकिन जब वो तीसरा एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें कुछ अलग देखने को मिला। वो ये क्या किए कि इस कांच की छड़ में से एक को उठा लिया और इस आबुनस की छड़ में से एक को उठा लिया, और वो इन दोनों को जब पास में लेके गए तो वो ये देखे कि इन दोनों के बीच में एट्रैक्शन हो गया, यानी कि आकर्षण हो गया, वे एक दूसरे को आकर्षित किए। इसका मतलब ये हुआ, वो ये बताए कि इन दोनों पे जो आवेश था वो एक समान था, इन दोनों पे जो आवेश था वो भी एक समान था, परंतु इन दोनों पे जो आवेश था वो एक समान नहीं था। इन दोनों पे आवेश एक समान निकले हमारे, इन दोनों पे भी आवेश एक समान निकले, लेकिन इन दोनों पे जो आवेश थे वो एक समान नहीं थे। मेरे कहने का मतलब था इन पे जो चार्ज आया था, इन पे जो आवेश आया था, है ना, वो समान था, और इन दोनों पे जो आवेश आया था वो क्या था, वो भी समान था, परंतु इसकी प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी आपस में अलग था। इन पे आवेश अलग तरह का था और इन पे आवेश अलग तरह का था, है ना। इसीलिए इन दोनों को जब पास में लाया गया तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, और वो ये बोले, गिलबर्ट जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो ये बोले, है ना, कि इन दोनों पे जो आवेश है वो अलग तरीके का है, भले इन दोनों का आपस में समान है लेकिन इन दोनों पे जो है वो अलग तरीके का है। और वो ये बोले कि जो कांच वाला छड़ था, है ना, वो ये बोले कि वो हमारा निकला, उसको नाम दिए कि वो कांच वाला छड़ पॉजिटिव चार्ज निकला, यानी कि जो कांच वाला छड़ है उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो आबुनस वाला छड़ है उस पे नेगेटिव चार्ज है। उनके हिसाब से, है ना, ये जो पदार्थों को अट्रैक्ट करने का, जो आकर्षित करने का गुण है वो किसके कारण से आ रहा है, चार्ज के कारण से आ रहा है, आवेश के कारण से आ रहा है।
अब आवेश है क्या, ये भी इस बात को नहीं बताया, बस ये बताया कि इन आवेशों को और इन पदार्थों को निकट आने का या दूर जाने का कारण एक ही है, और वो है क्या, हमारा चार्ज, आवेश। इन दोनों को आपस में लाया गया तो एक दूसरे को रिपल किए, प्रतिकर्षित किए। कारण क्या निकला, क्योंकि इन दोनों के आवेश समान थे। इन दोनों को भी आपस में निकट लाया गया, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए, क्योंकि ये भी इनके भी आवेश क्या निकला, समान निकला। लेकिन जब इनमें से एक एक उठा के लाया गया तो वे एक दूसरे को आकर्षित किए, क्योंकि इन दोनों के आवेश समान नहीं थे, अलग अलग थे। तो उनके हिसाब से क्या हुआ, वो ये कहे कि समान आवेश वाले क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर बट अपोजिट चार्ज अट्रैक्टेड ईच अदर। उनके कहने का अर्थ ये था, लेकिन वो भी इस बात का कुछ गहन अर्थ नहीं बताते कि आखिर कारण क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसके आवेश आ रहा है, क्या हो रहा है कि एक दूसरे पदार्थ क्या इनके घर्षण से आखिर हो क्या रहा है, हम घर्षण कर रहे हैं तो आखिर क्या हो रहा है। बस ये बता दिए कि हाँ घर्षण है तो आवेश आ गया, लेकिन घर्षण से हो क्या रहा है वो भी इस बात का कोई अता पता नहीं बता पाए। और इस बात का पता तब चला जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। अर्थात हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, इसका अगले पार्ट में, कि क्यों एक दूसरे को पदार्थ आपस में आकर्षित किए और एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित किया। हालांकि यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल गई थी हमको आवेशों के बारे में, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर पदार्थों पे आवेश आ कैसे रहा है, पदार्थों पे आवेश आ कैसे रहा है, और आवेश है क्या। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले अध्याय में देखते हैं कि आगे चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, और क्यों एक दूसरे पे रगड़ने से आवेश आ जाते हैं।